पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन दोनों से कहा कि वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। दूल्हा उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन माही अभी बैठी हुई थी। दूल्हे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। माही हाथों को देखती है और फिर भी यूं ही बैठी रहती है। तभी शीतल आगे बढ़ती है और माही का हाथ पकड़कर दूल्हे के हाथों में रख देती है। दूल्हा माही को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचता है तो माही उठकर खड़ी हो जाती है। वो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ही कुछ पुलिस वाले शादी के हॉल में एंटर करते हैं। पुलिस वाले को वहां देखते ही श्रवण की माँ और दोस्त को डर लगने लगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर स्टेज पर अपनी नजर घुमाई जहां श्रवण और माही दोनों भी स्टेज से नीचे उतर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हम मिस्टर श्रवण को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। श्रवण की माँ आगे आते हुए कहती है, इंस्पेक्टर जुबान संभाल कर बात करो। श्रवण कोई ऐरा गहरा नहीं है जिसे कभी भी अरेस्ट कर लिया जाए। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हमारे पास श्रवण के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाह मौजूद है। कहते हुए वो एक पेपर आगे कर देता है। श्रवण की माँ उस पेपर को लेकर श्रवण की दोस्त की तरफ बढ़ा देती है। श्रवण का दोस्त जब उसे पढ़ता है तो श्रवण की माँ की तरफ देखते हुए कहता है, आंटी ये अरेस्ट वारंट है। श्रवण की माँ हैरानी से इंस्पेक्टर की तरफ देखती है। तभी दो हवलदार जो पीछे खड़े थे इंस्पेक्टर के इशारे पर श्रवण की तरफ बढ़ने लगते हैं। श्रवण की माँ और दोस्त इस तरफ देख रहे थे। तभी श्रवण के पिताजी आते हुए कहते हैं, इंस्पेक्टर ये गलत फहमी है, मैं पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ, आप कुछ देर के लिए रुक जाइए। इंस्पेक्टर कहता है, ये वारंट कमिश्नर साहब ने ही साइन किया हुआ है। श्रवण के पिता अपना फोन निकालते हैं और अपनी जान पहचान के लोगों से बातें करने लगते हैं। तब तक दोनों हवलदार श्रवण की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि वो श्रवण को हाथ लगाते, एक औरत बीच में आते हुए कहती है, आपने कहा कि आप श्रवण को अरेस्ट करने के लिए आए हो, पर यह श्रवण नहीं है। सभी उस औरत की तरफ देखने लगते हैं और पीछे खड़ा दूल्हा अपने सर से सेहरा हटाता है। ये वही औरत थी जो मैंग से पटाखे जलाने के नाम पर लड़ रही थी। फूलों के सेहरे के हटाते ही जो चेहरा सबके सामने था वो चेहरा राजवीर का था। सभी हैरानी से राजवीर की तरफ देख रहे थे। राजवीर मुस्कुराता हुआ इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, आपका दोषी अभी 5 मिनट में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। कहते हुए राजवीर अपने एक आदमी को इशारे से श्रवण को लेकर आने के लिए कहता है। वो आदमी हॉल से बाहर चला जाता है। मैंग दौड़ते हुए स्टेज की तरफ बढ़ता है और माही और राजवीर जो कि इस वक्त स्टेज की सीढ़ियों पर खड़े थे वहां पहुंचकर राजवीर के पास खड़े होते हुए कहते, इतना बड़ा धोखा, तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। राजवीर कुछ नहीं कहता है, बस यूं ही खड़ा रहता है। तभी दो आदमी मिलकर श्रवण को लेकर आते हैं जो कि इस वक्त शादी के जोड़े में लगभग बेहोशी की हालत में था। श्रवण को लाकर पुलिस के हवलदारों के हवाले कर देते हैं। दोनों हवलदार मिलकर श्रवण को सहारा देते हुए हाल से बाहर चले जाते हैं। श्रवण की माँ और पापा और उसका दोस्त भी इस वक्त उनके पीछे पीछे जा रहा था। श्रवण के पापा अपने वकील से पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहते हैं। यहाँ श्रवण की तरफ से जो रिश्तेदार आए थे वो भी धीरे धीरे हाल से बाहर निकलने लगे थे और माही की तरफ से जो पारिवारिक लोग थे वो आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कुलभूषण जी आगे आते हैं और सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर कहते हैं, विवाह संपन्न हो चुका है, आप सभी खाना खाकर ही जाइएगा। सभी मेहमान अब खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। कुलभूषण जी ये नहीं चाहते थे कि उनके घर की बातों को इन लोगों के बीच में सुलझाया जाए, इसलिए उन्हें यही ठीक लगा कि वो बाकी लोगों को यहाँ से भेजते हैं। तकरीबन 1 घंटे में जो लोग थे वो सभी जा चुके थे। मयंक राजवीर के पास जाकर गुस्से से कहता है, तुम करना क्या चाहते थे राजवीर? माही अब भी यूं ही तब से राजवीर को ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। राजवीर कहता है, श्रवण एक ड्रग एडिक्ट है और खूनी भी है। मुझे ये पता चल गया था और इसलिए मैंने उसके साथ अपनी जगह को बदल दिया। मयंक राजवीर की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन कब? राजवीर कहता है, उस वक्त जब तुम उस लेडी के साथ झगड़ा कर रहे थे और सभी मेहमानों का ध्यान उस वक्त इस झगड़े की तरफ था। उस वक्त मेरे आदमियों ने श्रवण को वहां से हटा दिया था और उसकी जगह मैं खड़ा हो गया था। मैंग शीतल की तरफ देखते हुए कहता है, पर शीतल, तुमने खुद अपने हाथों से श्रवण को सहरा पहनाया था। शीतल कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। मैंग गुस्से से शीतल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम भी धोखेबाज निकली। शीतल मैंग को देखकर कहती, किस धोखे की बात कर रहे हैं आप मैंग? आप मुझे ये बताइए, क्या माही की शादी श्रवण से हो जाती वो ठीक होता? एक बार सोच कर देखिए,
इस वक्त अगर यहाँ पर सरवण होता और पुलिस इस तरह आती और सरवण को लेकर चली जाती, क्या ये माही के लिए बहुत अच्छा होता? क्या ये आप लोगों का मान बढ़ाता? मैं कुछ नहीं कहता, बस गुस्से से शीतल की ओर देखता रहता है। शीतल फिर कहती है, गलती हर इंसान करता है, छोटी और बड़ी, और इसका इम्पैक्ट हम सब पर क्या होता है। मैं मानती हूँ राजवीर भाई ने गलती किया, बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन क्या उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं किया? क्या कमी है उनमें? इस शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें लड़कियों की कमी है? उनके साथ तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती, फिर भी हाथ जोड़कर आपके साथ खड़े थे, ये कहते हुए कि माही की शादी उनसे करा दीजिए। मेरी नज़र में उनकी गलती जरूर थी, और लेकिन अगर इंसान को अपने प्यार का एहसास हो तो उस प्यार को एक मौका देना जरूर चाहिए। मुझे जो सही लगा उस वक्त मैंने किया, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि इस वक्त मुझे खुशी हो रही है कि जब श्रवण खूनी साबित हो रहा है, आज अगर माही के साथ श्रवण से हो जाती तो हम सब फिर से एक बार माही के कसूरवार बन जाते। इसका मतलब ये है कि तुम शुरू से ही राजवीर के साथ मिली हुई थी? शीतल अपनी नजरें झुका लेती है। राजवीर कहता है, शीतल मुझे एक बार मिली थी, मैंने शीतल के सामने अपना पक्ष रखा था, और शीतल ने मुझे कहा था कि अगर माही मेरे साथ खुश रहती है तो ये मेरा साथ देगी। मैं मानता हूँ मैंने गलतियाँ की हैं, पर यकीन मानो अब उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। शीतल बीच में बोल पड़ती, इस बार अगर आपसे गलती हुई या आपने अपनी पुरानी गलती को दोहराया तो बाकी सबका पता नहीं, पर मेरा तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूँगी। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, अब जब शादी हो चुकी है तो विदाई की तैयारी कर लें। कहते हुए ही माही की तरफ देखता है, जो अब भी बस सभी की बातें सुने जा रही थी। शीतल राजवीर से कहती है, राजवीर भाई इतनी जल्दी क्या है आपको विदाई करवाने की? मुझे लगता है एक बार आपको माही से भी बात करनी चाहिए। कहते हुए शीतल माही का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है। राजवीर भी उन दोनों के पीछे पीछे बढ़ने लगता है। इधर कुलभूषण जी और शांति जी, जो कि मेहमानों को विदा करके अभी अंदर आए थे, उन दोनों को उस तरफ जाते हुए देखते हैं तो मैंक से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मैंक सब कुछ बताने लगता है। इधर शीतल माही को एक कमरे में लेकर आई थी, उसे वहां पर छोड़कर। फिर राजवीर को पलट कर देखते हुए कहती है, पहले आप माही से बात कर लीजिए, और याद रखें माही की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तब तक मैं विदाई की तैयारी करवाती हूँ। कहते हुए माही की तरफ मुस्कुरा कर देखती है, और फिर राजवीर को देखकर मुस्कुरा कर हाथों से ऑल द बेस्ट का इशारा करती है और चली जाती है। शीतल ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, माही पलट कर दरवाजे की तरफ देखती है और आगे बढ़कर दरवाजे की कड़ी लगा देती है। राजवीर मुस्कुराते हुए माही की ओर देख रहा था। माही के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा ही गुस्सा नजर आ रहा था। वो चेहरा जिस पर कुछ देर पहले तक कोई भाव नहीं था, उस चेहरे पर इस वक्त गुस्सा ही गुस्सा नजर आ रहा था। राजवीर अपने बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, देखकर तो लग रहा है कि झांसी की रानी बनने वाली है। कहते हुए वो 2 कदम पीछे चला जाता है। राजवीर, अगर आप यहाँ पर आ गए थे तो क्या आपको मुझे बताना नहीं चाहिए था कि आप यहाँ पर आ चुके हो? माही ने गुस्से से कहा। यार कितने सारे इशारे करता रहा मैं तुम्हें, तुम समझ ही नहीं रही थी। माही गुस्से में अपने चारों तरफ देखती है। उसे सामने टेबल पर कुछ रखी हुई चीज दिखाई देती है। उनमें से फूलदान को हाथ में लेकर राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं कल से मरी जा रही हूँ, ये सोचकर कि मुझे उस श्रवण से शादी करना पड़ेगा। फूलदान उछल कर राजवीर के पास जाता है। राजवीर फूलदान को कैच करके अपने साइड वाले टेबल पर रखते हुए कहता है, यार लग जाएगा, क्या कर रही हो माही? माही फिर दूसरी तरफ उस टेबल पर से घड़ी को उठाकर राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, अगर आप आए थे तो आपको मुझे बताना नहीं चाहिए था। कहते वो घड़ी उछाल कर राजवीर के पास जाता है। राजवीर इस घड़ी को पकड़ नहीं पाता है। घड़ी सामने दीवार पर जाकर टकराता है। राजवीर कहता है, माही इशारा कर रहा था मैं तुम्हें, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, तो मैं क्या करूं? माही चिल्लाते हुए कहती, 2 दिन से न खा पा रही हूँ, ना मैं सो पा रही हूँ, ये सोचकर कि सरवर से शादी करनी पड़ेगी, और आप चुपचाप अपने मुंह में पान दबाए बैठे थे। माही, मैं पान नहीं खाता, तुम जानती हो ना, ये कहावत कह रही हूँ मैं। कहते हुए वहां से टेबल लैंप उठाती है और उसे राजवीर की तरफ फेंकने वाली होती है। राजवीर उछलकर सोफे के पीछे जाता है और दोनों हाथों से अपने आप को छुपाते हुए कहता है, ये नहीं, उसे मत फेंकना, आज मेरी शादी हुई है, मैं आज मरना नहीं चाहता। आज ही तुम सुहागन हुई हो और आज ही
शट अप राजवीर, डोंट यू डेयर, अदरवाइज आई विल किल यू। माही अपने हाथ के उस लैंप को उस टेबल पर पटक कर रख देती है। राजवीर सोफे से इस तरफ आते हुए माही के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाकर उसको सोफे पर बिठाते हुए कहता है, कितनी बार तुम्हें दिखा रहा था, सब छोड़ दो। जब तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना था, तुम्हें दिखाकर यह अंगूठी निकाल रहा था मैं अपनी उंगली से। तुम्हारे सामने मैं अपनी रिंग निकाली थी, इस अंगूठी को तुम भूल गई हो माही। राजवीर अपनी पांचों उंगलियां सामने करते हुए उस अंगूठी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है। माही राजवीर की उंगली में अंगूठी को देखती है। ये वही अंगूठी थी जब इन दोनों की सगाई हुई थी, तब माही ने राजवीर को पहनाया था। माही भरी हुई आंखों से राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर अपनी बात पूरी करता और कहता है, हर बार तुम्हें इशारा कर रहा था, बताना चाहता था तुम्हें, पर तुम मेरी तरफ देखने को तैयार ही नहीं थी। माही भारी आवाज में बोली, मुझे लगा श्रवण है, कहकर अपने हाथों में अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगती है। दोनों आज फिर 2 दिन पहले की यादों में डूब जाते हैं। 2 दिन पहले माही राजवीर एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों में बात हुई। राजवीर चला जाता है। माही अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद जब मॉल से बाहर निकलती है तो अपनी कार की तरफ जैसे ही बढ़ती है तो राजवीर उसके कार से टेक लगाकर वहां पर खड़ा था। माही राजवीर को देखते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजवीर। राजवीर माही के नजदीक आते हुए कहता है, माही कुछ बात करना चाहता हूँ, बैठे कहीं। कहिए, मैं सुन रही हूँ। माही, श्रवण मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ। मेरी उससे शादी होने होने जा रही है, इसलिए वो ठीक नहीं है। नहीं माही, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तानिया की खून में कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट है। माही की नजरें छोटी हो जाती है और राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं, खुल के कहें। राजवीर, मुझे लगता है श्रवण ही मैन एक्यूज है। मेरे पास अभी सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं 1 से 2 दिन में सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कर लूँगा। तब तक के लिए तुम शादी को रोक लो। राजवीर, 2 दिन बाद मेरी शादी है, मैं क्या कहकर मना करूँगी। आपके पास सबूत भी नहीं है। अगर मैं अभी रोकने की कोशिश करती हूँ तो सब यही कहेंगे कि मैं शादी से भागने के लिए बहाने दे रही हूँ। मेरे पास प्रॉपर सबूत होने चाहिए मना करने के लिए। राजवीर माही के करीब आता है, उसकी बाजू को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहता है, लेकिन मैं नहीं देख सकता तुम्हें उस श्रवण के होते हुए। माही राजवीर की आंखों में देखते हुए कहती, आप मांग रहे थे ना मुझसे वक्त, चलिए दिया मैंने आपको 2 दिन। इस 2 दिन में अगर आप श्रवण को गलत साबित कर देते हो तो मैं करूंगी आपसे शादी। राजवीर मुस्कुराकर माही को देखता है। माही राजवीर से अपने आप को छुड़ाकर गाड़ी में बैठकर चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म। शादी वाले दिन, यानी आज का दिन। माही सोफे पर बैठे हुए रो रही थी। राजवीर उसके हाथों को उसके चेहरे पर से हटाता है और माही को देखता है, जो अभी भी रोई जा रही थी। माही को हंसाने के लिए राजवीर कहता है, किस बात पर रो रही हो, तुम्हारी श्रवण से शादी नहीं हो पाई इसलिए क्या। माही का रोना रुक जाता है। वो गुस्से से राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, कहो तो बुला लूँ उसको वापस, पुलिस ज्यादा दूर लेकर नहीं गई होगी। माही अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर राजवीर के सीने पर मारते हुए कहती, आप मुंह बंद कीजिए अपना, मैं रो भी नहीं सकती क्या। राजवीर पहले तो उसे मारने देता है, फिर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, मेरे होते हुए तो तुम कोई और तुम्हारा पति नहीं बन सकता, और श्रवण तो फिर भी गुनहगार था। अगर वो बेकसूर भी होता तो भी मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। और अगर इस बार भी आपने पिछली बार के, राजवीर अब तक उसके फोटो पर अपनी उंगली रखकर उसे बोलने से रोक चुका था। राजवीर कहता है, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। इस बार तुम, मैं, वीर सब साथ होंगे, और अगर तुम खुश हो तो मैं इस बार जोरू का गुलाम भी बनने को तैयार हूँ। कहते हुए वो एक आंख ब्लिंक कर देता है। माही मुस्कुराती है और अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, ठीक है, फिर तो ये बात आप याद रखना कि आपने खुद कहा है कि आप जोरू के गुलाम बनोगे। राजवीर 2 कदम पीछे हुए कहता है, तो क्या तुम सच में मुझे अपना गुलाम बनाकर रखोगे। माही अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखकर कहती है, अब तो आपने कह दिया तो अब तो बनना ही पड़ेगा ना। तो चलिए अब जल्दी से बाहर जाकर जो रायता फैलाया उसे समेटने में मदद कीजिए। कहते हुए दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही एक झटके के साथ शीतल अंदर जाकर गिरती है। माही का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शीतल को इस तरह अंदर आते हुए माही कहती है, भाभी, आप दरवाजे से कान लगाकर हम दोनों की बातें सुन रही थी।
अपनी चोरी पकड़े जाने पर शीतल मुस्कुराकर माही की तरफ देखती है और फिर एक नज़र राजवीर को देखने के बाद फिर माही को देखकर कहती है, नहीं, मुझे लगा कहीं राजवीर भाई तुम्हें परेशान ना कर रहे हो, इसलिए। राजवीर कहता है, शीतल। शीतल अपने कान को पकड़ते कहती, सॉरी, पर आप लोगों का कुछ लफ्ज़ जैसा तो नहीं हुआ ना, जो मैं कुछ देख लेती। ये तो नॉर्मल गपशप था। फिर राजवीर की तरफ घूमकर, नंदोई जी, बीबी को प्यार से रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, आपकी मदद को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाभी, आप कब मिली राजवीर से? शीतल अपने चेहरे से मुस्कुराहट हटाकर सीरियस होते हुए कहती, देखो माही, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर चाइल्ड काउंसलर का जॉब कर चुकी हूँ। कब बच्चे झूठ बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, इन सब चीज़ों को 100% ना सही लेकिन कुछ हद तक परख जाती हूँ। श्रवण पसंद नहीं था मुझे, राजवीर भाई और श्रवण में से मुझे राजवीर भाई हमेशा तुम्हारे सही लगे। हमारी बात हुए तो मैं उनकी मदद को मान गई। राजवीर और माही को लेकर शीतल बाहर आती है। कुलभूषण जी और शांति जी मैंग के साथ बैठे हुए उनका यहाँ इंतजार कर रहे थे। मैंग खड़ा होते हुए शीतल की तरफ गुस्से से कहता है, कर लिया तुमने अपनी मनमानी? शीतल अपना सर झुकाते हुए धीरे से कहती है, क्या सरवर से शादी हो जाना अच्छा होता? तुम्हें क्रिमिनल बहनोई मिले ये चलेगा, लेकिन राजवीर भाई पसंद नहीं, ऐसा है क्या? कहते हुए वो मैंग की आंखों में देखती है। मैंग उसको इग्नोर करते हुए माही से कहता है, माही तू क्या चाहती है? माही मैंग के पास आकर कहती है, भाई, मुझे 2 दिन पहले राजवीर मिले थे। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको शक है कि श्रवण तानिया के मर्डर पर इन्वॉल्व है। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो श्रवण को दोषी साबित कर देंगे तो मैं उन्हें एक चांस दूंगी। अब मुझे भी लगता है अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में फिर से किसी को लाना है तो मैं खुद भी राजवीर को एक मौका देना चाहती हूँ। पिछले कुछ महीनों से हम टच में रहे हैं, बातें की है, एक मौका राजवीर डिजर्व करते हैं भाई। मैं पलट कर अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है और फिर माही से कहता है, ठीक है, तू जो चाहती है वही सही। तू खुश है तो मैं भी खुश रहूँगा। राजवीर का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो अपना फ़ोन लेकर साइड में चला जाता है। माही अपने मम्मी पापा के पास जाकर उन्हें मनाने लगती है। राजवीर हेलो कहकर बाहर आया था। उसका आदमी उसे बताता है कि समीर भाग चुका है। राजवीर उन्हें डांटते भी कहता है कि वो लोग क्या कर रहे थे। उस आदमी ने कहा, वो बेहोश हो चुका था, हमें लगा शायद मर चुका है। हमने उसकी रस्सी खोल दी पर वो उठकर भाग गया। हमने उस पर गोली भी चलाई, उसके पैर में गोली भी लगी है। राजवीर कहता है, इसका मतलब वो जख्मी है, किसी न किसी अस्पताल में जाएगा, आसपास के अस्पताल से पता करो, कहकर वो फ़ोन रखता है। जब वो बाहर आता है तो राजवीर मल्होत्रा ने शादी कर ली है। ये खबर सनसनीखेज न्यूज़ की तरह मीडिया तक भी पहुंच चुकी थी। कुछ सालों में राजवीर काफ़ी बड़ा नाम बन चुका था। कुछ लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। इस स्टोरी को कवर करने के लिए मीडिया बाहर खड़ी थी। राजवीर और माही जब वहाँ से बाहर निकले तो राजवीर अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर जब उसे बिठाने लगा तब सामने देखता है तो कुछ रिपोर्टर्स फोटो क्लिक कर रहे थे। राजवीर मुस्कुराता और माही का हाथ पकड़ के उन लोगों की तरफ चल पड़ता है। माही राजवीर के पीछे कदम बढ़ाती हुई चल रही थी। राजवीर उन मीडिया वालों के सामने माही का हाथ पकड़कर खड़ा रहता और कहता है, अभी आपको छुप छुप के फोटोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हुए माही के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब लेता है और कहता है, 2 दिन बाद हमारा ग्रैंड रिसेप्शन है, आप सभी का वहाँ पर स्वागत रहेगा, जरूर आए, कहकर माही को लेकर वहाँ से चला जाता है। माही राजवीर को देखते हुए कहती है, राजवीर, इन सब की ज़रूरत नहीं है। राजवीर उसके हाथ को थाम कर कार की तरफ चलते हुए बोलता है, ज़रूरत है माही, तुम कहती हो ना, लोग तुम्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ मैं तुम्हारा हूँ, ताकि एक भी आँख अब तुम्हारी तरफ ना उठे। माही अपने मम्मी पापा को प्रणाम करती है, उनके गले लगती है और कल आने का कहकर वहाँ से निकल जाती है। राजवीर उसे लेकर अपने मम्मी पापा के घर ना जाकर अपने घर जाता है। रास्ते में उसने किसी को मैसेज किया और बताया कि माही को लेकर आ रहा है। जब उनकी कार दरवाजे तक पहुंची तब माही ने देखा कि दरवाजे के बाहर बैंड बाजा बज रहा था। राजवीर सरप्राइजिंग नज़रों से माही की तरफ देखता है और उसी तरह माही भी हैरानी से राजवीर को देखती है। दोनों जब कार से उतरकर अंदर की तरफ आते हैं तभी बुजुर्ग महिला आकर कहती है, उनके साथ आए हुए नौकर कलश को सामने रखता है और रंग से भरा हुआ परात सामने रखकर चला जाता है। माही को पता था कि उसे क्या करना है। वो घर के अंदर आती है और अपने आलते से रंगे पैरों से अंदर तक आ जाती है। राजवीर माही को उस महिला से मिलाते हुए कहता है, ये ताई है जो कि इस घर की केयर टेकर भी है।
और जब मैं यहाँ रहता हूँ तो ये मेरा ध्यान भी रखती है। तभी सभी बातें कर ही रहे थे कि उसके घर के बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आई और थोड़ी देर में सुधा जी, रंजीत जी और सरिता अंदर आई। सरिता ने माही को शादी के लाल जोड़े में देखकर उसकी तरफ से अपना चेहरा घुमा लिया। सुधा जी कहती है, अगर तुमने शादी की थी तो तुम्हें अपने घर आना चाहिए था। तुम यहाँ कहाँ बहू को लेकर आ गए हो। राजवीर अपनी माँ के तेवर देखकर समझ चुका था कि उसकी माँ क्यों खुश हो रही है। उन्हें माही से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो बस वीर से मिल गया था। वो इसी बात से बहुत खुश हैं। राजवीर कहता है, मुझे लगा उस घर में आप लोग किस तरह से माही का स्वागत करोगे, इसलिए। उसके बात को बीच में रोकते हुए रंजीत जी कहते हैं, बेटा माही हमारी बहू है, हम तो उसका स्वागत करेंगे ही ना। माही आगे बढ़कर उन दोनों के पैर छूती है। दोनों माही को आशीर्वाद देते हैं, वीर के बारे में पूछते हैं। माही कहती है, उसने वीर को अपनी एक सहेली के घर पर छोड़ा था, वो माही को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, पर राजवीर ये कहकर कि माही यहाँ पर रहेगी, कल वो अपने मायके जा रही है, फिर वीर को लेकर जब वो आएगी तब हम आपसे मिलने के लिए आते हैं। सुधा जी ने कहा, ये क्या कर रही हूँ, मिलने के लिए चले आते हैं, वो उसका घर है, उसे वहाँ होना रहना चाहिए। राजवीर कहता है, शायद माही का वहाँ रहना घर के कुछ लोगों को पसंद ना आए। उसका साफ साफ इशारा सरिता की तरफ था और ये सभी बखूबी समझ गए थे। राजवीर अब ये समझ चुका था कि सरिता भले ही कितनी ही क्यों ना बदल जाए, वो माही के लिए दोस्ताना नहीं हो सकती है, क्योंकि इस वक्त भी सरिता जिस तरह से माही को देख रही थी और राजवीर की नज़रों से छुपा नहीं था, और इस बार राजवीर पहली वाली गलती नहीं करना चाहता था। सुधा जी कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वो हमारे घर की बहू है और मैं कुछ दिन जिंदगी के अपने बेटे, बहू और पोते के साथ गुजारना चाहती हूँ। माही चुपचाप वहाँ खड़ी थी, वो राजवीर का फैसला जानना चाहती थी। राजवीर मना करते हुए कहता है, माँ यहाँ से मेरा ऑफिस और माही का ऑफिस नज़दीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ रहना सही है, फैसला होगा। सरिता अपनी माँ से कहती, मम्मी अगर भैया और भाभी यहाँ से नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, हम तो यहाँ रह सकते हैं, क्यों ना हम यहाँ रह जाएं। कहकर वो मुस्कुराकर राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर उन्हें रुक जाने के लिए कहता है और ताई से इन सभी को कमरा दिखाने के लिए कहता है। खुद माही को लेकर अपने कमरे की ओर आ जाता है। ताई सरिता को अपना कमरा दिखाकर जब बाहर आती है तो सरिता का फ़ोन बजता है। सरिता अपना फ़ोन उठाती है तो उधर से बड़ी दर्द में एक आवाज़ आती है, सरिता। सरिता आवाज़ सुनते ही पहचान जाती है और कहती है, समीर तुम कहाँ हो। समीर, इतने दिनों से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। समीर दर्द भरी आह भरकर कहता है, मैं जख्मी हूँ सरिता, राजवीर मुझे मारना चाहता है, मुझे बचा लो। कहते हुए वो और तकलीफ में जोर से दर्द भरी आवाज़ निकालते हुए सरिता से कहता है, मैं मेरे पुराने घर पर हूँ, प्लीज़ आकर एक बार मुझसे मिल लो, शायद मैं जी ना पाऊँ, तुम्हें एक बार देख लूँगा तो चैन से मर सकूँगा। सरिता बेचैन होकर कहती, ऐसी बातें मत करो समीर, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। कहते वो अपने कमरे से निकलकर गाड़ी लेती है और समीर से मिलने पहुँच जाती है। राजवीर माही को अपने कमरे में लेकर जा रहा था। उसने नौकरों से कह दिया था कि वो सरिता और मम्मी पापा को कमरा दिखा दे और खुद माही को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसने जैसे कमरे का दरवाज़ा खोला, माही एकदम अंदर आती है और चारों तरफ देखती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ नजर आ रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखा और दूसरे हाथ से अपने खुले हुए मुंह को बंद किया, क्योंकि इस कमरे में हर एक चीज में माही बसी हुई थी। चाहे दीवार पर लगे हुए पेंटिंग्स हो या फिर उस कमरे का झूमर, हर एक चीज में माही की तस्वीर को बखूबी बनाया गया था। उसने पलट कर राजवीर की तरफ देखा। राजवीर इसको देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इस वक्त सच में माही बहुत प्यारी लग रही थी। उसका एक हाथ अपने मुंह पर था और एक हाथ अपने सीने पर था, आंखों में ढेर सारा प्यार था। माही इस तरह राजवीर को अपनी तरफ देखकर मुस्कुराता देखता पाती है तो फिर समझ में आता है कि अभी किस तरह से बर्ताव कर रही है। उसने झट से अपने दोनों हाथों को सीधा किया और अपने मुंह को बंद करके राजवीर की तरफ देखा। राजवीर मुस्कुराते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपने आगे लेकर जाते हुए कहता है, तुम्हारा ही घर है, अब तुम जैसे सजाना चाहो तुम सजा लेना, मुझे तो जैसा समझ आया था मैंने कर लिया। कहकर उसे एकदम कमरे के बीचों बीच में खड़ा कर देता है। माही कमरे के चारों तरफ से घूमकर देखती है और कहती है, राजवीर यह आपको बहुत अजीब सा नहीं लग रहा है। राजवीर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, क्या अजीब लगता है तुम्हें इसमें।
माही बोली, ये मेरी तस्वीर, इतनी सारी तस्वीर, वो भी इतनी बड़ी बड़ी। मुझे ऐसे तो डर लगने लगेगा, रात के टाइम पर कभी उठ गई तो। राजवीर हंसते हुए कहता है, अगर ये मुझे ना दिखे तो मैं डर जाऊं। तुम नहीं थी तो तुम्हारी ये तस्वीर ही जीने का सहारा थी मेरा। तुम्हें बता नहीं सकता माही कि तुम्हें कितना याद किया मैंने। राजवीर की बात सुनकर माही शर्म से लाल हो जाती है। राजवीर जिस नजरों से माही को देख रहा था, माही अपने पलकें झुका लेती है। माही अपने पलक झुकाते हुए कहती है, मैं इनमें से कुछ तस्वीरों को हटा सकती हूँ ना। राजवीर उसके झुके हुए चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाता हुआ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम इस कमरे में ही नहीं, इस घर में जिस चीज को जिस ढंग से रखना चाहती हो तुम रख सकती हो। ये तुम्हारा घर है, सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि इस तुम्हारे पति ने अपनी मेहनत कमाई से खरीदा है। इसके अंदर तुम्हें जो बदलाव करना है तुम्हें पूरा हक है करने का, और उसके अलावा तुम्हें मुझसे इस तरह पूछने की जरूरत नहीं है। माही उसे देखकर मुस्कुराती है। अपने दोनों कंधों से राजवीर के कंधों को थोड़ा सा दूर करते हुए कहती है, तो ठीक है, मैं कल ही किसी को बुलवाऊंगी और ये जो अपने इस घर को जोकर की तरह बनाकर रखा हुआ है मैं अपने ढंग से सजा लूंगी। माही इस तरह खुश देखकर और अपनी बात को पलटते हुए देखकर राजवीर कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर लेना, लेकिन इस कमरे से जो भी चीज़ निकलेगा उसे संभाल कर स्टोर में रखने के लिए कहना। मैं नहीं चाहता इस घर का एक भी टुकड़ा इस घर के बाहर जाए। माही एक बार घूमकर चारों तरफ अपने कमरे को देखती है। राजवीर उसे पीछे से आकर अपने गले से लगाते हुए कहता है, तुम वीर को कैसे समझाओगे। माही अपनी आंखें बंद करती है और अपना चेहरा राजवीर के चेहरे से थोड़ा सा हटाते हुए कहती है, पहले थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या। नहीं राजवीर, थोड़ा सा दूर जाइए ना। राजवीर उसे अपने और करीब करते हुए कहता है, इतना दूर। माही कुछ ना बोलकर अपने चेहरे को झुका लेती है। राजवीर माही को ज्यादा परेशान कर छोड़ देता है। राजवीर उसे छोड़कर सीधे खड़ा हो जाता है। माही अब भी वही खड़ी थी। राजवीर कहता, अब बोलोगी, क्या बोल रही हो। माही राजवीर की आंखों में देखते हुए कहती, मुझे बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मुझे आपके प्यार पर भरोसा है, बस ये सब बहुत जल्द हो गया, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। राजवीर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता, बिल्कुल, जो समय तुम्हें चाहिए तुम ले लो। अब फिलहाल मुझे ये बताओ, मैं अपने बेटे से कब मिलूंगा। माही मुस्कुराकर उसके दोनों हाथों को पकड़ती हुई कहती, उसे किस तरह से समझाना है ये तुम्हें उसे समझा दूंगी, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको बता रही हूँ आपको वहां पर उसके सामने इस तरह से बात करनी होगी। राजवीर अपना एक आईब्रो उठाकर कहता है, मतलब। माही कहती है, मतलब ये कि जब भी पापा के बारे में पूछता था तो मैं उसे कहती थी कि उसके पापा फाइट करने के लिए गए हैं, वो बुरे लोगों को मारकर वापस आ जाएंगे। उसने आपको देखा है, इसलिए जब मैं उससे बात करूंगी तब मैं उसे बता दूंगी कि पापा आ गए थे, पर वो देखना चाहते थे कि वीर उन्हें पहचानता है या नहीं। लेकिन देखो, पापा आपसे नाराज हैं क्योंकि आप उनको नहीं पहचान पाए। ये कहकर बस यहाँ ले आऊंगी, बाकी बातें आप अपने हिसाब से समझाना। राजवीर माही को अपने गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू, थैंक यू कि तुमने उसके नज़रों में मेरी इमेज को बना कर रखा है। माही के हाथ राजवीर के मुंह पर थे। राजवीर को बोलने से रोकते हुए कहती है, आप ही ने कहा था ना कि नई शुरुआत करनी है, फिर आप पुरानी बातों को लेकर आ गए। माही की बात सुनकर राजवीर अपने एक हाथ से कान को पकड़ते हुए कहता, दोबारा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर सरिता गाड़ी लेकर समीर के घर के पास पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाती है तो समीर इस वक्त सोफे पर लेटा हुआ दर्द से कराह रहा था। सरिता अपने दोनों हाथों से समीर के चेहरे को छूते हुए कहती, समीर, आंखें खोलो, कैसे हो तुम, कहाँ थे इतने दिन, और ये इतना दर्द क्यों हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है। लगातार सवालों की बौछार उसने समीर पर कर दी थी। समीर सरिता को पकड़ता और अपने गले से लगाते हुए कहता, आह सरिता, कहाँ थी तुम, मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। वो राजवीर, राजवीर मुझे मार डालना चाहता है, मुझे बचा लो राजवीर से, कहते वो दर्द से कराहने लगता है। सरिता उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती, क्या हुआ तुम्हें, चोट लगी है। तभी उसकी नज़र समीर के पैर के पास खून पड़ जाती है। वो जब उसके पैंट को थोड़ा सा ऊपर करती है तो उसे वहां पर गोली लगी हुई दिखाई देती है। वो चौंक कर समीर की तरफ देखते हुए कहती है, समीर, तुम्हें गोली कैसे लगी। समीर हड़बड़ाते हुए कहता है, अब क्या बताऊं तुम्हें, राजवीर मुझे मारना चाहता है। क्यों, क्या किया तुमने भैया के साथ ऐसा कि भैया तुम्हें जान के दुश्मन बन गए। समीर सरदा के हाथों को अपने हाथों से पकड़कर अपने दिल पर रखता और कहता है, सरदा,
तुमसे ज़्यादा प्यार कभी किसी ने नहीं किया। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, ये राजवीर मुझे मार देना चाहता है। मुझे बचा लो। मैं नहीं मरना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। सरदा रोते हुए समीर को कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा समीर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कहते हुए उसे उठाते हुए कहती है, तुम चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। सरदा की बात सुनकर समीर कहता, अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर गोली लगने का कारण पूछेंगे और फिर राजवीर के आदमी को पता चल जाएगा। तुम किसी डॉक्टर को घर पर ही बुला लो जो ये सब कर सके। सरता जैसे तैसे एक डॉक्टर को राजी करती है और ज़्यादा पैसे देकर उसे घर पर बुलाती है। वो समीर की ड्रेसिंग करवाती है। समीर कहता है, तुम तान्या से मिली, कैसी है वो? सरता अपनी पलकें झुकाते हुए कहती है, तान्या अब नहीं रही, वो मर चुकी है, उसका खून हो गया है। समीर तो जैसे चौंक जाता है। वो सरता को हैरान वाली नजरों से देखते हुए कहता है, क्या क्या हुआ था तान्या को? उसका खून हुआ था, और खून किसने किया अभी पुलिस की जांच कर रही है। समीर जैसे तैसे करके खड़ा होता है और लंगड़ाकर 4 कदम आगे चलते हुए कहता है, मुझे पता है किसने मारा है उसे। सरता पूछती है, किसने? क्या? तुम्हारे भाई ने मारा है। बकवास कर रहे हो, भैया क्यों मारेंगे? क्योंकि वो राजवीर को पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी, और राजवीर तो तुम्हें पता ही है, माही के पीछे पागल है, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया होगा। ये कैसी बातें कर रहे हो समीर? भैया को तान्या को मार के क्या मिलेगा? सत्ता उसे माही मिलेगी। तान्या राजवीर को पसंद करती थी और राजवीर से शादी के लिए जबरदस्ती कर रही थी। तान्या के रास्ते से हटाने के बाद अब राजवीर को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। उसे माही मिल जाएगी। माही मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? माही और भाई की शादी हो चुकी है। आज ही भाई माही को घर लेकर आए हैं। समीर हैरान था। उसे लगा नहीं था माही राजवीर को माफ करेगी। उसने तो अपने प्लान में माही को शामिल करने का सोचा था। समीर को इस बात का तो एहसास था कि सरिता राजवीर से भले ही प्यार करती है क्योंकि वो उसका भाई है, पर उसे माही फूटी आंख नहीं सुहाती है। पता नहीं क्यों, पर माही से सरिता को हमेशा चिढ़ होती है। समीर सरिता की तरफ देखा, फिर थोड़ा सा मुस्कुराता है। समीर सरिता को अपने पास बैठने के लिए कहता है। सरिता समीर के बगल में जाकर बैठ जाती है। समीर उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, सरिता देखो, गलतियां हर कोई करता है, लेकिन हमें उस गलती को माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब देखो ना, राजवीर ने भी तो गलती की थी, लेकिन माही ने उसे माफ किया ना। मानता हूँ मुझसे भी कुछ गलती हुई है, पर मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ कि दूसरा मौका ना पाऊँ। क्या हम नहीं अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं? उन दोनों का तो तलाक हो गया था, लेकिन हमारा तो अभी भी पति पत्नी का रिश्ता है। सरिता समीर की आंखों में देख रही थी। समीर बताता है, तुमसे दूर करने के लिए राजवीर ने मुझे अपने पास कैद करके रखा था। कितना टॉर्चर किया उसने मुझे। मैं हर पल वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके आदमी मुझे जंजीरों से बांध कर रखते थे। अगर वो राजवीर और माही एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, तो हम दोनों क्यों नहीं रह सकते हैं? सरिता समीर की बातों में आने लगी थी। समीर सरिता को और प्यार से मनाते हुए कहता है, जब उनका उजड़ा हुआ घर फिर से बस सकता है तो हमारा घर क्यों उजड़े? हम दोनों साथ क्यों ना रहे? सरिता समीर की बातों में आ जाती है। समीर का अगला प्लान फिर से राजवीर के घर में जाना था, क्योंकि उसे पता है राजवीर से जितना भागेगा राजवीर उसके पीछे अपने लोगों को भगाता रहेगा। इससे बेहतर है सरिता का सहारा लेकर वो उसकी आंखों के सामने रहे। सरिता के कारण राजवीर समीर से कुछ कह नहीं पाएगा और समीर सरिता की वो आड़ में छुपा भी रहेगा। सरिता समीर से कहती है कि आज की रात वो यहीं पर रुक जाए, कल घर पर वो सबसे बातें करेगी और समीर को अपने साथ लेकर चली जाएगी। समीर सरिता को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे पता है अगर अपनी प्लानिंग कर पूरी करनी है तो सरिता की बात भी उसको माननी पड़ेगी, और इसलिए वो सरिता की बात मानते हुए उसे जाने देता है। अगली सुबह जब राजवीर की नींद खुली तो उस वक्त माही उसके बाहों में थी। माही उसके कंधे पर सर रखकर चैन की नींद सो रही थी। राजवीर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, माही गुड मॉर्निंग। माही कसमसाकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। राजवीर मुस्कुराता हुआ बिस्तर से उठकर जिम एरिया की ओर चला जाता है। राजवीर जब जिम जाकर के आया तो माही बिस्तर पर नहीं थी। उसने बाथरूम में देखा, माही वहां भी नहीं थी। राजवीर नहाकर नीचे आता है तो हाल में सरिता, सुधा जी और रंजीत जिस सोफे पर बैठे हुए थे।
राजवीर चारों तरफ अपनी नज़र घुमाता है, उसे माही कहीं नहीं नजर आती है। राजवीर किचन की ओर जाता है तो किचन में माही उसे कुछ बनाती हुई नजर आती है। शायद वो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। राजवीर किचन में जाता है और माही को बैग हक करके कहता है, सुबह सुबह पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया और तुम मुझे यहाँ किचन में मिल रही हो। माही मुस्कुराते हुए अपने काम में लगी रहती है। अगर कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? राजवीर माही को यूं ही पकड़े हुए बोला। माही राजवीर की तरफ घूमकर उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ? तुम फिर से वही गलती कर रही हो जो गलती तुमने पिछली बार की थी। माही को समझ में नहीं आता है और राजवीर की तरफ घूम जाती है। राजवीर ने अभी भी उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। माही अपने दोनों हाथों को राजवीर के सीने पर रखते हुए कहती, क्या हुआ? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने? मैं मानता हूँ तुम इस घर की बहू हो और मालकिन भी, लेकिन इस घर में नौकर है काम करने के लिए। तुम्हारा काम उन्हें ये कहना है कि कब क्या बनेगा, कौन क्या करेगा। तुम्हें उन्हें ये सब बताना है। सर्वेंट सब काम कर लेंगे। पर ये मेरा घर है ना, तो मैं कर ली तो क्या हुआ? माही बोली, कुछ नहीं हुआ। तुम इस घर में सब काम कर सकती हो, पर एक बात बताओ, क्या अपने मम्मी के घर में भी इतनी सुबह सुबह तुम इस तरह किचन में घुस जाया करती थी? माही अपना सर नीचे झुका लेती है। राजवीर उसके माथे को चूमकर एक हाथ से उसके सर को ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल वैसे रहो जैसे तुम अपने मायके में रहती थी। घर में सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तुम अकेले यहाँ पर काम में लगी हुई हो। माँ की अब उम्र हो चुकी है, लेकिन सरता वो तो तुम्हारा हाथ बटा सकती है ना। मैं दोबारा ये नहीं देखना चाहता है। तो क्या मैं कभी किचन में ना आऊँ, यही चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे हाथ का टेस्टी खाना कैसे मिस कर सकता हूँ, लेकिन तब जब तुम्हारे पास वक्त हो। आज तुम्हें मम्मी के यहाँ जाना है, वीर को लाना है, बहुत सारे काम है। आज तुम्हारे ऑफिस में लीव के लिए एप्लीकेशन देने के लिए जाना है और उसमें तुम किचन में घुस गई। तुम बनाओ जो बनाना है, बट तब जब तुम्हारे पास समय हो। और अभी चलो जल्दी, मुझे तैयार होने में मदद करो। कहते हुए उसका हाथ पकड़ता है और लेकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। सरता इस तरह माही का हाथ पकड़े हुए राजवीर को जाते देखकर अंदर ही अंदर जलकर रह जाती है। वो अपनी माँ की तरफ देखती हुई कहती है, माँ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। माँ, समीर अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है और उसने मुझसे माफ़ी मांगी है। रंजीत जी गुस्साते हुए कहते हैं, ये सब उसका ढोंग है। समझ गया है कि अब इतने दिनों से भाग रहा था, समझ चुका होगा आटे दाल का भाव, इसलिए तुमसे माफ़ी मांगने आ गया। सरता गुस्से में खड़े होते कहती, पापा, आपको कुछ नहीं पता। सुधा जी रंजीत जी से बैठने के लिए कहती हैं और सरता से कहती है, सरता, तुम जानती हो ना, समीर इतने दिनों से भाग रहा था। उसने एक बार भी तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। सरता कहती है, वो भाग नहीं रहा था, बल्कि भैया ने उसे पकड़ कर रखा हुआ था। अब तक राजवीर तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। जब वो सुनता है कि सरता समीर की बात कर रही है तो सीढ़ियों पर से आवाज़ देते हुए कहता है, इस घर में समीर की कोई भी बात मुझे नहीं सुननी। सरता ने गुस्से में कहा, मैं इस घर की बेटी हूँ, जितना हक तुम्हारा बनता है उतना ही मेरा भी है। माही राजवीर के हाथ को दबाते हुए उसे शांत रहने के लिए कहती है, पर माही की बात को इग्नोर करते हुए राजवीर कहता है, तुम अभी जिस छत के नीचे हो ये मेरा है। इसमें मल्होत्रा खानदान का एक पैसा नहीं लगाया है। ये पूरी मेरी कमाई का है, तो यहाँ पर हक सिर्फ मेरा है। उस समीर की बातें इस घर में मुझे दोबारा सुनना नहीं चाहिए, देनी चाहिए। कहते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। राजवीर को देख सुधा जी और रंजीत जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। माही सभी के लिए नाश्ता निकालती है और सरता की तरफ देखती है, जो कि मुंह फुला हुआ अभी सोफे के पास खड़ी थी। माही इस वक्त पीले रंग की साड़ी पहनी थी और हल्के फुल्के गहने और मेकअप के साथ वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने राजवीर के लिए खाना परोसा। राजवीर खाना खाते हुए माही का हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठाते हुए कहता है, बैठो और खाओ। माही राजवीर की बात सुनते हुए उसके बगल में बैठकर नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वीर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। सरता को समीर की बात सही लग रही थी। राजवीर और माही एक दूसरे के पास आ रहे थे। उनकी गृहस्थी अब बस रही थी, लेकिन सरता उसकी अपनी गृहस्थी अब बिखरी हुई लग रही थी। सरता अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए समीर को लेकर अपने पुराने घर जाने का सोचती है और अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, भैया सही कह रहे हैं, ये घर उनकी कमाई का है तो इसमें मेरा हक नहीं है, लेकिन हमारे पुराने घर में तो मेरा हक है। वहाँ मैं मेरे पति के साथ तो रह सकती हूँ ना माँ। सुधा जी रंजीत जी की तरफ देखने लगती है। रंजीत जी सरता को समझाना चाहते थे, लेकिन अभी सरता की आंखों में जो गुस्सा था उन्हें उसके सामने कुछ बोलना व्यर्थ लगा। वो सरता की बात को इग्नोर करके सुधा जी को देखकर कहते हैं,
जब बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है तो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करना चाहती है तो करने दीजिए, हम और आप कितने दिन साथ देंगे। सरिता समीर से मिलने के लिए चली जाती है। समीर को सारी बात बताकर वो अपने पुराने घर जाने की बात करती है। समीर सरिता से कहता है कि उसे राजवीर के सामने ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार से बात करनी चाहिए। सरिता समीर से नाराज़ होते हुए कहती है, भैया ने तुम्हें इतना परेशान किया है, फिर भी तुम उनके पक्ष ले रहे हो। जिस पर समीर सरिता को समझाते हुए कहता है, अभी अगर तुम राजवीर के खिलाफ बात करोगी तो वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा और मुझे परेशान करेगा। अभी फिलहाल हमें राजवीर से झगड़ा नहीं करना है, बल्कि मुझे अपनी जमानत के लिए व्यवस्था करनी है। कहकर वो सरिता को जमानत के लिए जो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सब बताने लगा। समीर जानता था एक बार जैसे ही वो सबके सामने आएगा, पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आएगी। उससे पहले ही वो अपनी जमानत का इंतजाम कर लेना चाहता था। उसके लिए पैसा खर्च करने को सरिता तैयार थी। एक तरफ सरिता जहां मल्होत्रा का नाम का इस्तेमाल करके समीर को जमानत देकर रिहा करवाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजवीर और माही अपने बेटे से मिलने के लिए निकल चुके थे। माही राजवीर को हाल में बिठाते हुए और बेडरूम में जहां इस वक्त वीर सोया हुआ था उस तरफ जाती है। वीर आज काफ़ी देर तक सोया रहा, वैसे भी जब तक उसे माही प्यार से उठाने ना आए और उठकर नहीं बैठता था। माही उसके सिरहाने जाकर बैठ जाती और प्यार से उसके माथे को सहलाती हुई कहती, वीर देखो माँ तुम्हें लेने आई है। अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते ही वीर अपनी माँ की तरफ देखता है और माँ के गले से लिपट जाता है। मम्मी, मैंने आपको कितना मिस किया, कल रात को आप क्यों नहीं आए। माही उसे अपने गले से लगाकर बालों को सहलाते हुए कहती, क्योंकि मैं आपके पापा से मिलने के लिए गई थी। वीर झट से उठकर बैठ जाता है और अपनी माँ को देखते हुए कहता है, सच माँ, पापा से मिली। माही मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, मैं आपके पापा से मिली। इनफैक्ट आप खुद उनसे मिल चुके हो, लेकिन वो आपसे नाराज हैं। वीर उदास होते हुए कहता है, क्यों मम्मा, पापा मुझसे नाराज क्यों हैं। माही बोली, क्योंकि पापा तो बहुत पहले ही आ गए थे, पर वो जानना चाहते थे कि वीर उनको पहचान पाता है या नहीं, इसलिए वो आपके सामने कई बार आए, पर आपने उन्हें पहचाना ही नहीं, इसलिए वो आपसे नाराज हो गए। वीर सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं कि मेरे पापा को देखा है। माही बोली, नीचे बैठे हैं, आप जाकर देख लो। माही की बात यहाँ खत्म हुई कि वीर झट से उठकर बाहर की तरफ भाग गया। अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर माही अपने आप से कहती है, मैंने शादी का फैसला लेकर कोई गलती नहीं की, तुम्हें सच में पापा की जरूरत है। वीर पापा पापा चिल्ला रहा था। राजवीर ने जैसे पापा सुना उठकर खड़ा हुआ और सीढ़ी की तरफ बढ़ गया। अब तक वीर के मुंह से अंकल सुनते वक्त उसके दिल पर क्या बीतती थी ये वही जानता था। आज उसके मुंह से अपने लिए पापा सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वीर जैसे ही राजवीर को सामने देखता है, वीर 4 सीढ़ी ऊपर से ही जंप कर देता है। राजवीर उसे झट से पकड़कर अपने गले से लगा लेता है। प्लीज पापा, आप मुझसे नाराज मत होना। राजवीर अपनी आंखें बंद किए अपने बेटे को सीने से लगाए खड़ा था। माही ऊपर सीढ़ी से मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। तब तक माही की सहेली चाय नाश्ता लेकर टेबल पर रखते हुए कहती है, आप चाय पी लो, आप सब, और वीर आ जाओ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया है। वीर राजवीर को छोड़कर उसके चेहरे के पास से देखते हुए कहता है, पापा आप मुझसे नाराज नहीं हो ना। वीर के मुंह से फिर एक बार अपने लिए पापा सुनकर राजवीर मुस्कुराहट के साथ कहता है, बिल्कुल नहीं मेरा बच्चा, मैं तुमसे कभी नाराज हो भी नहीं सकता। कहकर वो जाने कितनी ही किस वीर के चेहरे पर लेता है। माही वहां बैठकर वीर को अपने हाथों से नाश्ता खिला देती है। राजवीर अभी भी अपने बेटे को गोद में लिए हुए था। ना वीर राजवीर को छोड़ने को तैयार था, ना ही राजवीर वीर को। माही वीर को नाश्ता करवाने के बाद कहती है, चलो नानी के घर चलते हैं, नाना नानी से और मामा मामी से भी मिलेंगे, फिर तुम्हें तुम्हारे दादा दादी के पास भी तो लेकर जाना है। वीर मुस्कुराकर राजवीर के गले को पकड़ते हुए कहता है, चलो मैं पैदल नहीं जाऊंगा, पापा मुझे गोद में लेकर चलेंगे। राजवीर अपने बेटे को गोद में लेते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। माही पलटकर अपने दोस्त की तरफ देखती है। उसकी सहेली कहती है, माही मैं खुश हूँ तेरे लिए, जब सुना था तब ये लगा कहीं तो कोई गलत फैसला तो नहीं ले रही है, लेकिन अभी वीर की खुशी को देखकर मुझे लगता है तेरा फैसला एकदम सही है। अगर वीर को पिता का प्यार देना ही है तो उसका अपना पिता ही क्यों नहीं।
राजवीर में बहुत सारा बदलाव आया है। माही मुस्कुराकर हाँ कहती है, अपनी सहेली से गले मिलकर उसे शुक्रिया अदा करती है कि उसने वीर का ध्यान रखा और वो भी बाहर हो जाती है। कुछ देर बाद माही मायके में थी। वीर का हाथ पकड़े राजवीर और माही जैसे दरवाजे से अंदर आते हैं वैसे ही घर के सभी लोग उनकी तरफ भाग के चले आते हैं। मयंक ने वीर को अपने गले लगा लिया तो माही की माँ माही से लिपट गई। माही के पापा भी अपने कमरे में थे। वीर की आवाज़ सुनते ही वो भी दौड़े हुए आए। माँ बेटी दोनों ही की आंखें नम थीं, लेकिन ये गम के नहीं खुशी के आंसू थे। शीतल माही से अंदर आने के लिए कहती है। शीतल सभी के लिए पानी लेकर आती है। माही मयंक की तरफ देखते हुए कहती है, भाभी क्या भैया अब भी आपसे नाराज है? शीतल एक नज़र मयंक को देखती है और माही को देखते हुए कहती है, हाँ वो तो है। माही मयंक को देखती है जो कि अभी भी मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। शीतल माही से कहती, जाने दो, रहने दो, नाराज जितना रहना है। मैंने तो अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की, वैसे भी मैं 10 दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। ये कहकर शीतल किचन में चली जाती है। मयंक जैसे सुनता है 10 दिनों के लिए शीतल अपने मायके जा रही है, उसे गुस्सा आता है। वो शीतल के पीछे किचन में आता है। शीतल इस वक्त गैस चालू करके कढ़ाई उस पर चढ़ाया ही था कि मयंक उसे अपनी तरफ पलटते हुए कहता है, ये 10 दिन के लिए जाने का फैसला तुमने ले लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? शीतल अपनी आवाज में थोड़ी सी अकड़ लाते हुए कहती, जब बात करना ही नहीं चाह रहे थे तो क्या कहती? मयंक उसके सर को पीछे से पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहता है, तो मुझे मनाती। ये कौन सी बात हुई कि 10 दिनों के लिए मायके जाने की बात कर रही हो? ठीक है, अब मैं बता देती हूँ। मैं 10 दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। मैंने आपकी मम्मी से भी इसके लिए परमिशन ले ली है और मैं अपने भाई को भी बोल दिया है, वो मुझे आकर ले जाएंगे। आपको ना मुझे लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मुझे छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं गुस्से से गैस को बंद करते हुए कहता है, कहीं नहीं जा रही हो तुम, समझ गई? और 10 दिनों के लिए तो नाम भी मत लेना। शीतल मयंक की कॉलर को पकड़कर उसके चेहरे के पास जाकर कहती है, ये जो मुंह फुलाकर बैठे हो, या आपका गुब्बारे जैसा चेहरे को देखने के लिए यहाँ रहूं क्या? मयंक उसके होठों के एकदम करीब जाकर कहता है, तो फिर मना लो मुझे, रूठा हुआ छोड़कर क्यों जा रही हो? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। मयंक थोड़ा सा आगे बढ़ता है। उससे पहले ही माही अंदर आती है और पानी का गिलास किचन में रखते हुए कहती है, मैंने तो कुछ नहीं देखा, बस मैं बताने आई थी कि हम जा रहे हैं। झट से किचन से निकल जाती है। शीतल तो जैसे ही खड़ी थी वैसे ही रह गई थी। मयंक पीछे पलटकर माही को जाते हुए देखा और फिर शीतल की तरफ देखकर कहता है, वो तो चली गई, अब तुम्हें कौन बचाएगा? शीतल मयंक के गले लग जाती है। यहाँ माही जब हाल में आई तो राजवीर उसके मम्मी पापा से बात कर रहा था। राजवीर को इतनी अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स के साथ बात करते देखकर माही को बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने लंच वहीं पर खाया। उसके बाद अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। माही की माँ राजवीर से कहती है कि माही का ख्याल रखें और उसे कभी कभी यहाँ पर भी लेकर आते रहें। राजवीर ने कहा, बिल्कुल, मैं लेकर आ जाऊँगा, और वो भी आपका ही घर है। आपका जब मन करे आप माही से मिलने के लिए आ सकते हैं। वहाँ आने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। माही के पापा राजवीर के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, ठीक है, हम जरूर आएंगे। क्या है समीर का अगला प्लान? क्या श्रवण इतनी आसानी से छोड़ देगा माही और राजवीर को? श्रद्धा समीर से मिलने के बाद क्या करेगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।